दोस्तों, बैंकर भाइयों, आशा करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और दीपावली आपने बहुत अच्छी तरह मनाई होगी और भी कई त्यौहार आ रहे हैं और वो अच्छी तरह मनाओगे। यू मस्ट बी कीपिंग गुड हेल्थ। तो आज की वीडियो में लेके आया हूँ 5 नवंबर को DFS ने बैंक हेड्स की एक मीटिंग करी है। MDs और CEO बैंकों के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, PSU बैंक्स के सभी हेड्स को बुलाया गया है और मेरा विचार था कि बैंक के बारे में, कुछ स्टाफ मैटर्स के बारे में, कहीं कोई पेंशन इशू के बारे में, कहीं कोई स्टाफ के ऊपर जो असॉल्ट हो रहे हैं, जो अटैक हो रहे हैं ब्रांचेस में, एक रूटीन बन गया है कि पब्लिक के लोग दो चार इकट्ठे होकर ब्रांच मेरे के कमरे में घुस जाते हैं, गाली गलौज कर आते हैं, मार कर आते हैं। किसी स्टाफ मेंबर को मार दिया, किसी चपरासी को चांटा मार दिया, किसी क्लर्क को काउंटर पर बैठे चांटा मार दिया, किसी को गाली निकाल दी, गाली नहीं निकाली तो धमकी दे दी कि बाहर आकर देखेंगे, तो बाहर आ शाम को हम देखेंगे। तो ऐसी बातें बहुत हो रही हैं। एक महाराष्ट्र में जो इंसिडेंट हुई है वो आप सभी को पता है। तो उस इंसिडेंट के बारे में मैंने सोचा कि उसकी कोई चर्चा होगी, स्टाफ की प्रोटेक्शन की कोई बात होगी। लेकिन 5 नवंबर की जो मीटिंग हुई है उसमें जो डिस्कशन हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मैसेज मैं ट्विटर से उठा रहा हूँ। ट्विटर पर DFS की मीटिंग है का DFS ने ही ट्विटर किया है, ट्वीट मैसेज दिया है। उस ट्वीट मैसेज को पढ़ के ही मैं वीडियो बना रहा हूँ और वहीं पर जो पिक्चर्स दी गई हैं मीटिंग की, वो पिक्चर्स भी मैं वहीं से उठा रहा हूँ। और दिस इज़ ए ऑथेंटिकेटेड न्यूज़, कोई कच्ची न्यूज़ नहीं है, कोई प्री मैच्योर न्यूज़ नहीं है, कोई एस्टिमेटेड गैस वर्क नहीं है। अरोड़ा सॉल्यूशन जो भी बात बताता है वो 100% कन्फर्म्ड होती है। ये आप सभी को पता है, आप सभी लोग कमेंट्स में लिख चुके हो। और दूसरी बात, यूट्यूबर्स भी इस बात को मानते हैं कि हम अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल को ही फॉलो करते हैं। ये यूट्यूबर्स खुद मान रहे हैं, तो अच्छी बात है, अच्छी को अच्छा ही कहना चाहिए। तो ट्विटर का जो मैसेज है वो गलत नहीं हो सकता है, DFS का मैसेज है, इसलिए मैं इसके ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ। इसी के ऊपर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या बात हुई है। देखिए, जब मीटिंग शुरू हुई तो DFS, डायरेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, न्यू दिल्ली ने क्या बात करी है। उन्होंने बैंकों को कासा डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट एंड सेविंग बैंक अकाउंट, जिसको कासा बोलते हैं, उसके ऊपर फिर जोर दिया है। दिस इज ए एरिया ऑफ कंसर्न फॉर बैंक। डिपॉजिट लेके आओ, डिपॉजिट लेके आओ, डिपॉजिट ग्रोथ नज़दीक कम होती जा रही है। और कम होने के पीछे क्या कारण है? डिपॉजिट अपने आप कम क्यों हो गए हैं? उसका कारण देखो सीधा है। आजकल सोशल मीडिया पर अवेयरनेस आ गई है और जगह जगह पर इन्फ्लुएंसर जो हैं, म्यूचुअल फंड के इन्फ्लुएंसर, ये बता रहे हैं कि बैंक और म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे, बैंक की FD बनाओगे और म्यूचुअल फंड की में डिपॉजिट करोगे, सिप करोगे, तो आपको कितने लाख का फ़र्क 5 साल में पड़ जाएगा। तो आदमी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देता है। शेयर मार्केट वाले ब्रोकर जो हैं वो अपनी ऐड दे रहे हैं कि शेयर मार्केट में आप 10 लाख लगाओगे तो 2.5 साल के बाद 30 लाख रुपये आपके पास होगा। लेकिन बैंक क्या करता है कि 8 साल के बाद उसको डबल भी नहीं करता है, TDS कट जाता है। गवर्नमेंट ने डिपॉजिट के ऊपर 10.2% TDS रखा है जिसके पास पैन कार्ड है। जिसके पास पैन कार्ड नहीं है उसका 20.4% है। तो TDS कटवाने को लोग तैयार नहीं हैं। झूठा 15H फॉर्म दे देते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं, फिर विद पेनल्टी पेमेंट करनी पड़ती है। तो इसलिए बैंक का डिपॉजिट डाउन जाना नेचुरल है। शेयर मार्केट आ गई है, म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं और कई टेक्निक्स आ गए हैं। आजकल फार्मिंग में, मशरूम फार्मिंग में लोग पैसा लगा के पैसे को 1 साल के अंदर डबल कर लेते हैं।
ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, ऐसी ऐसी मशीन बन चुकी हैं। अभी अभी मैं देख रहा था, कॉटन को, रुई को डालकर उसकी बत्तियां बनाकर बेचने वाले 100 रुपये का माल का 2000 रुपये कमा लेते हैं। तो ऐसे लोग इस ढंग से पैसा इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बनता जाएगा। आजकल सोशल मीडिया पर आप देखते हो कि 1 लाख रुपया क्रिप्टो करेंसी में डालो, 6 महीने के अंदर डबल हो जाएगा। ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर बैठे हैं। तो आज बैंक में कौन डिपॉजिट करवाने के लिए जाएगा? दूसरी बात है, लोन लेने का शौक तो बहुत लोगों को है। बैंक के चपरासी को बोलो कि अपने दोस्तों को ला दे, मेरे को लोन लेना है किसी ने, तो अगले दिन वो 20 लोगों की लाइन बना देता है, ये 20 मेरे दोस्त हैं, इनको लोन कर दो। लेकिन उसको बोलो डिपॉजिट लेके आ, तो 6 महीने में एक डिपॉजिट लेके नहीं आता। लोन लेने के लिए तो लाइन लगी हुई है, सारी बाजार उठ के आ जाएगा, लोन दे दो जी। लेकिन डिपॉजिट की बात करो तो कोई नहीं आता है। तो ये टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, और यही इसी वजह का डिपॉजिट डाउन हो रहा है। दूसरा, उन्होंने कस्टमर प्रोटेक्शन के ऊपर बात करी है। कस्टमर की जो है सुनवाई कम है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कस्टमर को हरासमेंट होती है, उसके ऊपर जो बात करी है। मैं आज आपको पढ़ के ही सुनाता हूँ उनका मैसेज क्या है, एग्जैक्ट उनका मैसेज जो है, ताकि कोई भी बात इधर उधर की ना हो। देखिए, डीएफएस का मैसेज जो है 5 नवंबर का है। सेक्रेटरी डीएफएस एम्फेसाइज्ड ऑन एनहांसिंग कासा डिपॉजिट्स टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल क्रेडिट ग्रोथ। क्रेडिट ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए कासा डिपॉजिट की हमें ज़रूरत है। पीएसबीज टू अलाइन डिजिटल एंड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत जोर दिया है, क्योंकि जो साइबर फ्रॉडस्टर हैं वो रोज़ नया नया तरीका निकाल लेते हैं। आजकल तो एक तरीका और आया है कि अगर क्रोम ब्राउज़र में जाकर, मैंने एक वीडियो डाली है इसी के ऊपर, साइबर क्राइम के ऊपर भी, तो मैंने जो नया तरीका वो आपको बता दिया। क्रोम ब्राउज़र में जाकर अगर वो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो बैंक में रजिस्टर्ड है उसके फर्स्ट 5 डिजिट डालोगे और आगे आगे आपके नाम का सरनेम डालोगे और उसके बाद अमाउंट डालोगे और एंटर मारोगे, तो आपके स्टाफ पेंशन अकाउंट को ये अमाउंट डेबिट हो जाएगी विदाउट एनी ओटीपी। कोई ओटीपी नहीं आएगा, कुछ वो नहीं मांगेंगे। अगर आपने सर्च में ये डाल दिया तो वो डेबिट हो, क्रोम ब्राउज़र के सर्च में। ये नहीं कहना कि एसबीआई योनो ऐप में मैं गया था, मैंने वहाँ पासवर्ड लगाया था, मैं गूगल पे पे गया था, मैं वहाँ पर गया था, या मैंने कोई ऐप डाउनलोड करी थी। तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं मिली है, लेकिन ऐसा कोई तरीका उन्होंने निकाला है कि अगर आप कर देंगे तो ये तीनों बातें अगर पूरी हो गई तो आपके अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। तो ऐसी घटनाएं बहुत हो गई हैं, बहुत रोज़ फ्रॉड होती हैं। डिजिटल अरेस्ट का टीवी पर आपने देखा है, तो वो भी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का ये एक मसला है, तो वो बढ़ता जा रहा है। तो फ्रेमवर्क विद बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रायोरिटाइज एमएसएमई क्रेडिट सपोर्ट, स्ट्रीमलाइन ऑन बोर्डिंग विद डिजिटल इनोवेशन। ये तो पहली बात उन्होंने करी। दूसरे में अब मैं बताता हूँ, जो मिनिस्ट्री एम नागराजू, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, चेयर रिव्यू मीटिंग विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग थी 5 नवंबर को। बैंकों की परफॉर्मेंस को रिव्यू करने की बात है, क्योंकि डीएफएस का एक सर्कुलर पहले आ चुका है, जो इनएफिशिएंट स्टाफ है उनको नौकरी से निकाला जाएगा। देखिए, नौकरी से निकालने की बात डीएफएस के सर्कुलर में आ चुकी है, सर्कुलर बैंकों में पहुंच चुका है, और उसके बीच में उन्होंने फाइनेंशियल उनका जो रिव्यू करने की बात करी है, परफॉर्मेंस रिव्यू की। तो जो स्टाफ मेंबर जिसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, जो काम नहीं करता है, कंप्लेंट्स उसकी ज़्यादा हैं, मिसबिहेव की कंप्लेंट्स हैं, तो उसको रिटायर, प्रीमेच्योर रिटायर कर दिया जाए। तो ऐसी बात आज डीएफएस ने भी फिर कर दी है। तो दूसरा है, डीएफएस सेक्रेटरी स्ट्रेसेस फोकस ऑन टाइमली एंड क्वालिटी रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। देखिए, यही बात मैं पहले बताई है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कस्टमर की सुनवाई कम है। कस्टमर जाता है, काउंटर के साथ चिपके खड़ा रहता है। एक्चुअली बैंकों में रश हो चुका है, काम बहुत बढ़ गया है। जो स्टेट गवर्नमेंट काम करती थी
अब सेल टैक्स का बैंक के साथ कोई वास्ता नहीं है, एक्साइज का कोई वास्ता ही नहीं है, कोई फीस जमा करानी है यूनिवर्सिटी की, स्कूल की, कॉलेज की, वहाँ जमा होती है। प्लाट निकलते हैं तो प्लाटों के पैसे वहाँ जमा होते हैं, सभी के अकाउंट वहीं हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स ड्यूटी, सभी इनकम टैक्स के जो भार में क्यों भरे जाते हैं? गवर्नमेंट क्यों नहीं भरती? स्टाफ की सैलरी डिपार्टमेंट लेके आते थे, एक सूट के ट्रंक भर के कैश ले आते, 10 लाख पेमेंट है, सारे स्टाफ को कैशियर बांट देता था। अब सारे के सारे बैंक में चले जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए। पेंशन जो हुआ करती है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ट्रेजरी किस लिए बनी है? ट्रेजरी पेंशन दिया करती थी। पंजाब स्टेट में, हर एक स्टेट में कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। अब पंजाब ने पेंशन जो है बैंकों को दे रखी है, पीएनबी को और एसबीआई को, वो अपने कोऑपरेटिव बैंकों को क्यों नहीं देते? हर जगह पर कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, डिस्ट्रिक्ट लैंड कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है। तो बैंकों को क्यों नहीं देते? अगर बैंकों को ही देना है तो कोऑपरेटिव बैंक को दो। सारा काम बैंकों के ऊपर डाल दिया है। स्टाफ इसका आधा 1/3 रह गया है, स्टाफ रिक्रूटमेंट की बात नहीं करते। तो इसलिए हालात ये है कि कस्टमर सर्विस ख़राब होगी। अब डीएफएस कहता है कि इसकी जो सुनवाई कम हो गई है। अगर एक दिन में एक बैंक के 100 कंप्लेंट्स आ जाएंगी तो हेड ऑफिस उसको 100 कंप्लेंट्स को एक दिन में कैसे डील करेगा? तो ऐसा ही हालात है। PSB to align their digital and cyber security framework with industry best practices and ensure customer protection and operational continuity to top priorities, says M. Nagaraju. Building customized support through investment in technology, data analytics and collaboration in emerging areas to be augmented, DFS secretary. ये उनकी यही बातें हैं। दूसरा देखिए आगे उन्होंने मैसेज में क्या लिखा है। श्री नागाराजू रिव्यूड द प्रोग्रेस अंडर वेरियस फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, PM स्वनिधि, PM विश्वकर्मा, PM सूर्या घर योजना एटसेट्रा and other flagship schemes which are aimed at bolstering access to credit and enhance the economic empowerment. अब देखिए मोदी साहब ने स्कीम्स तो इतनी निकाल दी, प्रधानमंत्री योजना, फलान योजना, लेकिन स्टाफ की तरफ मोदी साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो ये कहते हैं जनधन योजना अकाउंट खोलने के बाद वो कहते हैं मैं बैंकों से बहुत खुश हूँ। जब भी कोई बात होती है, कोरोना में बैंकों ने बहुत काम किया, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद भी उन्होंने 2-3 बार बैंकों को अप्रेज करी है, मैंने वीडियो भी डाली है, तो उसमें आपने देखा है कि बैंकों की प्रशंसा कर रहे हैं। जब पेंशन बढ़ोतरी की बात आती है, पे बढ़ोतरी की बात आती है, जब उनको DA देने की बात आती है या कोई इंसेंटिव देने की बात आती है तो मोदी साहब चुप हो जाते। प्रधानमंत्री जी खुश तो हैं लेकिन देने के लिए खुश नहीं हैं। काम करके उनको दिखा दो, टारगेट सरपास कर दो। टारगेट सरपास जनधन योजना में बैंकों ने कितना काम किया है मुझे पता है, कोरोना में कितना काम किया है मुझे पता है। डॉक्टर लोग हाथ खड़े कर गए थे, जिनको चेस्ट पहनी हुई है, जिनकी सेफ्टी है, जिन्होंने मेडिसिन ले रखी है, इंजेक्शन लगवाए हुए हैं, कोरोना बीमारी से बचने के लिए प्रिकॉशन है, और दूसरे वो खाली हाथ खड़े हैं लोग जिनके पास कोई कोट नहीं है, कोई ओवरकोट नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कोई टोपी नहीं है, कोई एंटी रेडिएशन कोई आइटम नहीं लगी हुई है, तो उनके लिए कोई डिवाइस नहीं लगा हुआ है, उनको वो भी नहीं मिल रहा है। हाथ धोने के लिए सैनिटाइज़र भी नहीं था बैंक ब्रांचेस में, तो वो बैंकों की गंदी गंदी पासबुक लेके झुग्गी झोंपड़ी से आए वाले लोगों को भी डील किया है, और सारी की सारी ब्रांच को कोरोना हो गया। पूरा RBO और होशियारपुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का RBO, पूरा RBO को कोरोना हो गया था, रीजनल ऑफिस को ही कोरोना हो गया था। तो ऐसे लोग हैं भाइयों, तो ऐसी हालत है। अभी जो असाल्ट हो रहे हैं बैंक के ऊपर, मैं तो ये सोच रहा था कि 5 नवंबर की मीटिंग में सबसे बड़ा इशू यही होगा कि बैंकों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, बैंक एम्प्लॉइज कैसे सुरक्षित रहे, ये इशू छिड़ेगा, लेकिन इसको तो टच ही नहीं किया गया और ना ही कोई CEO बोला है।
किसी सीईओ ने बात ही नहीं करी है। हाँ, एक बात उन्होंने करी है एचआर के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज एरिया, उसकी कोई वो नेग्लिजिबल लाइन है। और बैंक में देखिए कोई भी सर्कुलर इशू होता है एचआर के बारे में, स्टाफ के बारे में, वो सर्कुलर एम्बिगुअस होता है, उसका डबल मीनिंग निकलता है, कहीं भी क्लियर सर्कुलर नहीं निकाला जाता। और ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर, एजीएम जो अपने हिसाब से एंटी स्टाफ मीनिंग उसका निकाल लेते हैं, कहीं भी क्लियर नहीं है। एचआर का सर्कुलर कहीं भी क्लियर नहीं है, और उसकी क्लैरिफिकेशन मांगो तो 6-6 महीने उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं आती, लोग उस सर्कुलर को भूल जाते हैं। तो बहुत ट्रेजेडी है। जब तक स्टाफ खुश नहीं है, स्टाफ हैप्पी नहीं है, तो कंप्लेंट्स बढ़ती जाएंगी, उसकी कोई इलाज नहीं निकलेगा। ये डीएफएस को भी पता है, और हमारी यूनियंस चुप बैठी हैं। दुख की बात ये है, यूनियंस क्यों इलेक्शन ड्यूटी लगती है स्टाफ की, बैंक स्टाफ इलेक्शन ड्यूटी के लिए क्यों जाए? जो रात के 9-9 बजे तक काम करता है, छुट्टी वाले दिन उसको इलेक्शन ड्यूटी पर लगा देते हैं, पेपर्स में ड्यूटी लगा देते हैं। बैंक के पेपर्स हैं, CIIB का पेपर है, GIIB का पेपर है, बैंक के प्रमोशन टेस्ट है, तो बाहर से स्कूल के टीचर लेके उनकी ड्यूटी लगाओ। संडे को बैंक वाले काम कर रहे होते हैं, रात के 9 बजे सिक्योरिटी उसमें वैकेंसी टेस्ट में पेपर जमा करवा के आते हैं। कंट्रोल रूम का स्टाफ सील करता है, पेपर गिनता है, काउंट करता है, पैकिंग करता है, सीलिंग करता है, उसके बाद वहाँ जाके जमा करवाने जाता है। तो बहुत लंबा चौड़ा काम है, हर जगह पे बैंक एम्प्लॉई को फेंका जा रहा है। तो हमारी यूनियन जो है मेरी आवाज़ सुन रही है, तो ये आवाज़ ज़रूर उठाएं। दूसरा, ओनली बैंकिंग, सिर्फ बैंकिंग ही होनी चाहिए। डीएफएस ने ये बात नहीं कही है हम फार्म नहीं बेचेंगे, हम एम्स के फार्म नहीं बेचेंगे, हम CBSE के फार्म नहीं बेचेंगे, हम किसी बैंक, किसी स्कूल कॉलेज की संस्था के किसी भी फार्म नहीं बेचेंगे, बैंक नहीं फार्म, सोने के सिक्के नहीं बेचेंगे। 2 ग्राम का सिक्का लेने आ जाता है कोई तो कितना पंगा पड़ता है, शाम को उसका फैक्स निकालना होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देना होता है कि हमने 2 ग्राम का सिक्का सोना बेच दिया। तो ये देखिए बहुत ट्रेजेडी है, कोई CEO, कोई MD, कोई नहीं बोला है। तो ये भाई दुख की बात है। और कासा डिपॉजिट की जहाँ तक बात है, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए कि शेयर मार्केट से ऊपर वो रिज़ल्ट दे, म्यूचुअल फंड से ऊपर वो रिज़ल्ट दे। म्यूचुअल फंड कहाँ पैसा लगाते हैं, तो कहाँ से प्रॉफिट निकालते हैं? मैंने खुद म्यूचुअल फंड लगाया है, निपॉन इंडिया में मैंने लगाया, मुझे 17% प्रॉफिट हुआ है। और बैंक में मैं स्टाफ पे जाता हूँ, 8.60 इंटरेस्ट मिलता है। मैं कहाँ रखूँगा? मैं निपॉन इंडिया में जाऊँगा, म्यूचुअल फंड में रखूँगा कि बैंक में पैसा रखूँगा? मैं स्टाफ मेंबर भी हूँ, सीनियर सिटीजन भी हूँ, तो इसका मुझे 8.60 इंटरेस्ट मिलता है, 4 साल की FD बनाता हूँ। तो आप सोचिए, तो बैंक में कौन जाएगा? उसके ऊपर TDS है, फिर वो इंटरेस्ट इनकम में आ जाता है, रिटर्न में डालते हैं तो फिर इंटरेस्ट वाले उसमें टैक्स देना पड़ता है, कौन जाएगा? लोग आजकल इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं कि गोल्ड ले लो। गोल्ड के लिए क्या सिस्टम है? पहले हम गोल्ड लेने, फिजिकल गोल्ड लेने जाते थे, 1 तोला, आधा तोला ये मांगते थे। आजकल गुल्लक ऐप बन गई है, और ऐप में आप 10 रुपये का सोना भी ले सकते हो, 100 रुपये का ले लो, 1000 का ले लो, 500 का ले लो, जितने पैसे आपके पास हैं उतने पॉइंटों में आपको गोल्ड मिल जाएगा, और गोल्ड का रेट चढ़ता जाएगा। और ऐसे ही लोग 500 रुपया रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ गोल्ड ऊपर चढ़ जाता है और 500 रुपये उनका बढ़ जाता है। तो ऐसे ही लोग हैं जो छोटे लोग हैं, वो भी 500-1000 रुपये डेली गुल्लक ऐप से कमा रहे हैं। तो देखिए भाइयों, तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपके साथ शेयर करनी। मैं आपको पिक्चर भी दिखा रहा हूँ मीटिंग की, ट्विटर का मैसेज भी दिखा रहा हूँ, तो बैंकों के जो चेयरमैन बैठे हैं उनको वो भी दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ है भाइयों, ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसको ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।